गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो अब तक हमने एक चीज देखी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो बस उसी से कुछ मिलता जुलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि अगर हम प्रॉपर्ली संक्षिप्त में देखें तो मान लो कि ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सपोज यहाँ पर रख देता हूँ तो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? इट्स ट्रैवल अलोंग दिस वे। ओके, मतलब कि ये क्या दिखा रहा है कि अगर आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखो तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग दिखा रहा है कि उस चार्ज पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सो इट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसका हर एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो उस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। लाइक ये ईपी, सपोज मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं तो ये मुझे क्या मिला? EQ। मान लो कि ऐसे ही कर्व आगे बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहता हूं तो ये टेंजेंट बना दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at which suppose any charge is placed then it moves along that ways. Okay, or tangent at that point gives the direction of electric field, so it is what electric field lines. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स के टर्म्स में। और एक चीज है जिसको सुनकर आप मेरे ऊपर शायद ऐसा सोचोगे कि ऐसा क्या, तो समझा क्यों रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बी केयरफुल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट इज व्हाट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रियल है। ओके, सो इसके नॉलेज के बेस्ड हम और काफी सारे स्टडी करते हैं। लाइक फ्लक्स से वो हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस्ड डिफरेंट 1D 2D 3D में यूज करेंगे। तो ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। ओके, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? वास्तव में होती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो ऑलवेज कहां से ट्रैवल करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में से क्या होती है? एमिट्स होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि टेंजेंट टू द गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि गिवन पॉइंट पर टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज सरफेस होती है जो भी चार्ज उसकी नॉर्मल से एमिट होती है। ओके, नॉर्मली जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज नॉर्मली टू द सरफेस या फिर एंटर नॉर्मली टू द सरफेस। लाइक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली निकली। अब ऐसा जरूर नहीं कि ये चार ही निकल सकते। लाइक ये पॉइंट कंसीडर करो, यहां से ये पॉइंट कंसीडर करो, मतलब गिवन चार्ज होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? नॉर्मली इमर्ज होगी। अभी सिंगल पॉइंट ही है तो हम स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, कोई कर्व की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन सरफेस से नॉर्मल होती है ऑलवेज। ओके, अगर ये नॉर्मल नहीं होती, मान लो ये सरफेस है वहां से नॉर्मल नहीं है, कुछ टेंजेंट पर है, कुछ एंगल पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट मिलते हैं? दो कंपोनेंट मिलते हैं। लाइक इट इज ई cos थीटा, ई sin थीटा। तो अगर ये नॉर्मल नहीं है तो इसके जो कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा? इसमें नॉर्मल तो फील्ड है ही, अलोंग द सरफेस भी है, तो चार्ज मूव करने लगेगा। ये अभी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गिवन चार्ज से क्या होती है? गिवन सरफेस से नॉर्मली ट्रैवल करती है। ओके, फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी? गिवन सरफेस से नॉर्मली एंटर करेगी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेगेटिव में वो क्या करती है? समा जाती है, पॉजिटिव में से क्या करती है? निकलती है। सो इन दैट वे यू कैन कैरेक्टराइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस PQ है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस RS है, ये इंटरसेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ए पॉइंट पर,
तो पी क्यू वाले पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये मिला, अगर आर एस पर टेंजेंट बनाएंगे तो ये मिला। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइंस, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, so it is one another characteristics of electric field lines. ओके ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कभी पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके नाउ नेक्स्ट उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि मान लो कि ये रीजन है पर्टिकुलर, तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है कि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी गिवन सरफेस में कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ओके तो ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था। सो इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके उसके अलावा अब हम देखें यहाँ पर, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है तो वो क्या दिखा रही है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ये क्या दिखा रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके अंदर हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। ओके सो इट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ अब हम देखें कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बिहेव करेगी। ओके इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मैंने बोला नेगेटिव चार्ज, तो ये डाइपोल बन गई। तो जैसे कि हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज की बदौलत क्या होगा, उसमें से फील्ड लाइंस निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, आ जाती है। सिमिलरली इस साइड से निकली तो ये अगर हम कंसीडर करें तो इस नेगेटिव में क्या होगी, आ जाएगी। ऐसे ही हर एक पॉइंट से आप कंसीडर करो कि इसमें क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस निकल रही है पॉजिटिव में से। तो सिमिलरली क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज में वो क्या होगी, एंटर हो जाएगी। सिमिलरली ये दूसरा बनाओ तो ये पॉजिटिव चार्ज की बदौलत क्या हुआ, तो ये क्या करती है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आजू बाजू में रखे तो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ओके और बाकी सारी ऐसे दिखा सकते हो, एंटर हो रही है। सो इट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके अब अगर हम कंसीडर करें सिमिलर चार्जेस तो क्या होगा। ओके कि मान लो कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, दोनों के फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी, रिपल करेगी, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती। मान लो कि इसमें से निकली यहाँ पर जाना चाहती है, लेकिन इसमें से निकली वो भी यहाँ पर आना चाहती है, मतलब एक दूसरे क्या कर देगी, एक दूसरे को रिपल कर देगी। फाइनली क्या होगा, इसकी वजह से अगर हम बनाए सो इट्स लाइक दैट, रिपल करेगी। ओके सो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस टू सिमिलर चार्जेस। ओके और अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास कोई चार्ज प्लेट है, मान लो ये चार्ज रॉड है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे इमर्ज होगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलरली इमर्ज होगी। तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर इस तरीके से इमर्ज होगी दोनों साइड। अब चार्ज रोड था ऐसे कंसीडर कर लो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। ओके सो बी केयरफुल। और आप ये सोच रहे हो कि यहां से क्यों नहीं निकली, मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होती है, तो ये सरफेस का नॉर्मल ये नहीं बनेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे नॉर्मली इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये तो अलोंग द सरफेस हो गया, चार्ज है वो। ओके अलोंग द चार्ज नहीं जाएगी, उससे परपेंडिकुलर जाएगी। सो लाइक अभी भी आप नहीं समझे तो ऐसे अरेंज करता हूं, मान लो तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप कंसीडर करोगे तो ये ऐसे दिखेगा। सो इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सी। ओके नाउ अब हम यहां पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन उससे पहले आपको एरिया वेक्टर समझने की जरूरत पड़ेगी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए आपको सबसे पहले एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वहां पर ध्यान दें, तो एरिया वेक्टर क्या है। तो गिवन सरफेस के लिए अगर हम एरिया वेक्टर कंसीडर करें तो क्या है, नॉर्मल टू इट्स सरफेस, जो डायरेक्शन दिखाएगा एरिया की उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। अभी आप नहीं समझो
कि लाइक ये मेरे पास सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर कहां पर मिलेगा, इसकी सरफेस से परपेंडिकुलर मिलेगा। ओके, सो एरिया which shows the direction perpendicular to the given surface, that is considered as area vector. area vector always given surface से क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। क्यों? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैंने यहाँ पर एक गिवन क्यूब कंसीडर किया, तो ये 2i कैप, ये 2j कैप, तो मुझे उसका एरिया निकालना है। आप भली बात जानते हो एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये मान लो L है, ये B है, स्क्वायर है तो सेम ही होगा, लेकिन फिर भी चलो ये 2 और 3 कंसीडर कर लो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, L क्रॉस B दैट इज व्हाट 2i क्रॉस 3j दैट इज व्हाट 6i क्रॉस j, i क्रॉस j मतलब व्हाट 6 k। सो आपने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया, एरिया गिवन सरफेस से क्या मिला, परपेंडिकुलर मिला। ओके, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रोडक्ट करेंगे तो हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। सो एरिया वेक्टर आपको क्या मिला कि अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस में ये प्लेन में रखा हुआ था ये ऑब्जेक्ट, तो उसका एरिया कहां पर मिलेगा, z एक्सिस में मिलेगा। अगर y और z में रखा होगा तो एरिया कहां पर मिलेगा, x एक्सिस में मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉपर्ली समझना है आपको 100%, तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। और ये एरिया वेक्टर इतना हार्ड भी नहीं है कि मान लो ये सरफेस मेरे पास ऐसे अवेलेबल है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। लाइक यही सरफेस अवेलेबल है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ओके, सो इट इज नथिंग बट सिंपल मीनिंग ऑफ एरिया वेक्टर। नाउ अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो हम समझे। सो मान लो कि अभी मेरे पास कोई एक सरफेस है, इसमें कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हुई, हमने बोला 3, और दूसरी सरफेस मैंने कंसीडर की, अब इसमें कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हुई, मैंने बोल दिया इसकी सरफेस से परपेंडिकुलर 4 हुई। या अभी एक और सरफेस चलो बनाते हैं बड़ी वाली, तो ये एक मेरे पास सरफेस है, इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 7 फील्ड लाइन से वो पास हो रही है इसके एरिया से परपेंडिकुलर। तो किसमें डेंसिटी ज्यादा हुई फील्ड लाइंस की, तो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला। आप बोलोगे सर हमें मैथ्स आता है, मैथ्स क्यों सिखा रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसी गिनती का सब्जेक्ट है। ओके, तो 7 है, मतलब यहाँ पर फील्ड की डेंसिटी किसमें ज्यादा, थर्ड में, फिर किसमें ज्यादा 2 में, फिर किसमें ज्यादा फर्स्ट में। तो सिमिलरली फ्लक्स क्या है, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। ओके, गिवन सरफेस में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी परपेंडिकुलरली पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स था मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं इसकी चलो डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग या पासिंग, जो भी बोलो, क्रॉसिंग perpendicular to the given surface is called electric flux. ओके, कि गिवन सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये मेरे पास सरफेस है तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हुई, 10 हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा यहाँ पर है, अगर 5 हुई तो कम है। सो इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर हम कंसीडर करें इसको फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई के साथ डिनोट करते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है ए। ओके, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या बना सकता हूं, ई, और एरिया कितना बोला ए, तो ई इंटू ए, ये सिंपल डेफिनेशन हुई। अभी चलो और कुछ डिस्कस नहीं करते। सो फ्लक्स दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। परपेंडिकुलर मेंशन करना जरूरी है, लेकिन ये तो सिर्फ एरागेरा फंक्शन है, एरागेरा सॉल्यूशन है। इसका मतलब है हमें तो स्टैंडर्ड मतलब चाहिए कि फील्ड लाइंस अगर सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं कुछ एंगल पर है तो उसके कंपोनेंट्स निकलते हैं, तो वो भी हमें देखना है। कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूं कि ये फील्ड लाइंस इस तरीके से है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां पर मिलेगा आपको, डेफिनेटली यहां पर मिलेगा, थीटा है तो ये एरिया वेक्टर ए
यहां पर मुझे मिला। तो एरिया वेक्टर मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर मिलेगा, ईटा के ए क्या दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब जैसे कि आपने देखा कि गिवन सरफेस है लाइक ये, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं आ रही, ऐसे आ रही होती तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो गई, लेकिन ऐसे आ रही कुछ एंगल के साथ। तो कुछ एंगल के साथ आएगी, मैंने बोल दिया कितना एंगल है, ओरिजिनल के साथ थीटा एंगल है। ओके, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, याद करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो परपेंडिकुलर कितनी पास हो रही है ना, वो आपके लिए मैटर करता है। ओके, इंक्लाइन कितनी हो रही है वो नहीं, मतलब ई का कंपोनेंट यहां से निकालोगे सो ये क्या मिलेगा, ई कोस थीटा मिलेगा। तो अब फ्लक्स कितना होगा, तो अब अगर हम फ्लक्स की बात करें तो अब हमारा फ्लक्स फाई कितना होगा, ई कोस थीटा इंटू ए। सो ये आपको समझना है कि जनरलाइज केस होगा कि कुछ एंगल के साथ आ रही होगी तो हम फ्लक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ई कोस थीटा इंटू ए किया क्या हमने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा है वो कंसीडर किया। सो इसको मैं अगर लिखूं रीअरेंज करके तो ई ए कोस थीटा। अब याद करो कि अगर ए डॉट बी है तो हम क्या लिखते थे, ए बी कोस थीटा। तो सिमिलरली ई ए कोस थीटा तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, ई डॉट ए। अब आप यहां से तो समझ गए होंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट किस में आता है, स्केलर में आता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट निकालना चाहे तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये इसका वन ऑफ द यूनिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट मिलता है, वो आप सेकंड चैप्टर में सीखोगे, वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं वो कंसीडर करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका दूसरा यूनिट क्या मिला, वोल्ट इंटू मीटर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप निकाल ही लोगे न्यूटन पर कूलम में से। ओके, सो इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और अनदर वन वोल्ट इंटू मीटर। ओके, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ओके, लेकिन ये फ्लक्स था जो अभी हमने फाइंड किया वो गिवन सरफेस, नॉर्मल सरफेस हमारे पास जिसका एरिया मालूम होता है वो था। लेकिन इरेगुलर सरफेस होगी तो क्या करेंगे, तो वो भी चलो देख लेते हैं कि अगर इरेगुलर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम फाइंड करेंगे। कि मान लो कि ये मेरे पास ऐसी कोई सरफेस है तो इसमें तो एरिया फाइंड करना काफी डिफिकल्ट रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें यहाँ पर छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे, छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करो आप, जिसमें से मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर मिल रही जा रही है, तो छोटा सा एरिया कितना हमने कंसीडर किया, डेल्टा ए। तो इसके लिए फ्लक्स भी मुझे क्या मिलेगा, छोटा सा फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे आपके दिमाग में होना चाहिए, ई ए कोस थीटा, या फिर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हो तो ई डॉट ए। तो सिमिलरली यहां पर क्या लगा सकते हैं, ओके, ई डॉट डी ए। अब मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटे 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 जो 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 एरिया यहाँ पर मौजूद है वो सारे के सारे का क्या करेंगे, मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फ्लक्स के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा गिवन छोटे से फ्लक्स का, तब मुझे क्या मिलेगा, पूरा फ्लक्स। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। सो इट्स द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अलोंग कहां पर, सरफेस पर। सो इरेगुलर सरफेस होगी तो हम फिर से कहां पर चले आएंगे, इंटीग्रेशन पर चले आएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा। अब सरफेस की चिंता मत करो, धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट सरफेस आपके सामने आती रहेगी। सो अभी आप फोकस करो कि अगर नॉन सरफेस नहीं है, नॉन एरिया नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल फ्लक्स के लिए, क्रॉस इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस ई डॉट डी। ओके, सो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके रिगार्डिंगली गोज लॉ हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, गोज लॉ। तो गोज लॉ क्या है, सो गोज लॉ इट इज नथिंग बट द लॉज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेट फ्लक्स।
कि गिवन कोई भी सरफेस हमारे पास मौजूद है, ओके, कि मान लो कि मेरे पास एक सरफेस मौजूद है, यहाँ पर इसके सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से मुझे इस सरफेस के लिए, इस क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करोगे, उस एरिया एलिमेंट की भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर वो भी परपेंडिकुलर होगी। तो गोज लो क्या है, चलो फिर से वो देखें। तो नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द गिवन क्लोज्ड सरफेस, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, ओके। सो नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू, तो ये तो आपको मालूम है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है, दैट इज नेट फ्लक्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड तो 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। मतलब फिर से चलो कि गिवन क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स कितना होगा, गॉस ने कितना बोला, 1 by एप्सिलॉन नॉट ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इट इज नथिंग बट गॉस लॉ, ओके। सो फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, टोटल फ्लक्स enclosed by given surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by it। मतलब इस सरफेस में नेट चार्ज कितना है वो मैटर करता है, enclosed by it। So it is nothing but Gauss law, okay, कि गिवन क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा, 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। अब आप ऐसे लोग तो हो नहीं कि जो मैं बोलूंगा और मान लोगे, डेफिनेटली प्रूफ मांगोगे, तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आएगा। तो आपको इतना तो मालूम है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है, ओके। सो प्रूफ हम देखते हैं, चलो यहां पर ही देखें। तो आप एक चीज समझो कि अगर ये चार्ज क्यू है तो गिवन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और छोटा सा मैंने एरिया कंसीडर किया, स्फीयर है, अभी हमने क्या कंसीडर किया, स्फीयर कंसीडर किया हुआ है। चार्ज क्यू की हर एक बाजू में क्या होगा, चार्ज फैला होगा, सो स्फीयर कंसीडर किया। सो प्रूफ के लिए अगर हम जा रहे हैं तो ये छोटा सा एरिया है, उसका एरिया एलिमेंट भी कहां पर मिलेगा, डी ए ईटा कैप उसी डायरेक्शन में मिलेगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल हुआ, हियर ई इज पैरेलल टू डी ए, मतलब थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कोस थीटा, ई डी ए, सॉरी अभी एरिया छोटा सा है, देखो ये ई डॉट डी ए कब लगाना है, छोटा छोटा एरिया कंसीडर करें तब, ई डॉट ए कब लगाना है, जब एरिया मालूम हो। तो अभी छोटा सा एरिया अवेलेबल है, थीटा कितना, 0। सो फाइनल इट्स व्हाट, ई डी ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस के लिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट है सारी चीजें, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो स्फीयर के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अगर आप सोच रहे हो तो गलत हो, डेफिनेटली आप जानते ही होंगे कि स्फीयर के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर गया, सो के की वैल्यू होती है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। सो ये देखो आपके सामने क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इट्स योर आंसर, ओके। सो अब आप मान जाओगे कि गिवन क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स है वो कितना होगा, ई डॉट डी ए बोलो तो वो कितना होगा, नेट 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, ओके। सो दैट्स इट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो आपको सोचना है कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसी सरफेस कंसीडर कर रहा हूं जिसमें चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, मतलब एक डाइपोल रख दी है गिवन क्लोज सरफेस के लिए, और जो क्लोज सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस जिसके लिए हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, ओके। गॉसियन सरफेस मतलब व्हाट, इट्स अ इमेजिनरी सरफेस on which we want to find electric flux, that is considered as Gaussian surface। तो अब Gaussian surface के अंदर मैंने डाइपोल रख दी, तो इसके रिगार्डिंगली नेट फ्लक्स कितना होगा। सो याद करो ये एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ में, नेट चार्ज।
तो ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन, लाइक अगर मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर 2q रखा, तो अब नेट फ्लक्स कितना होगा, दूसरा वाला केस। चलो तो नेट फ्लक्स सिर्फ कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन होगा। बाहर कुछ भी चार्ज हो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि नेट चार्ज क्लोज सरफेस में कितना है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बाहर चार्ज अवेलेबल है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, सो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है, हम जिस सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं वहां पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सो फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। ओके ना, ये हो गया गॉस लॉ। सो अब हमें यहाँ पर क्या स्टडी करना है, इसी के रिगार्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करने हैं। ओके सो ये आपको लिखना होगा अभी।